So let's start the topic escape velocity. Escape velocity. So what is escape velocity? Basically, नाम से पता चल रहा है ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई चीज एस्केप हो जाए. एस्केप हो जाएगा मतलब गायब हो जाए. तो छुप जाए नहीं, गायब हो जाए. क्या कैसे गायब हो जाए? हाँ भाई यहाँ ध्यान देना. हाँ भाई यहाँ ध्यान देना. कैसे गायब होगी कि अगर ग्रेविटी किसकी है? ग्रेविटी अर्थ की. तो अर्थ पर आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो क्या होता है? ये वापस नीचे ही आएगा. ठीक है, कितना भी आप जनरली हम तेज फेंकते हैं हमारे हाथों से तो वो नीचे ही आती है. लेकिन अगर इसको किसी भी डिवाइस के थ्रू या कैसे भी अगर इतनी वेलोसिटी दे दी जाए कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाए तो क्या होगा? वो वापस अर्थ की तरफ नहीं आएगी. तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर जाए उसको क्या बोलेंगे हम? एस्केप वेलोसिटी. सो एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज दैट मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट in a vertically upward direction through which it will just escape the gravitation field of earth. So this is called what? Escape velocity. ठीक है, तो definition I guess समझ में आई गई आपको. Let's derive its expression. Let's suppose ये है earth. This is the center of the earth where the whole mass of the earth is supposed to be concentrated by assuming the earth to be a uniform sphere. This is the radius of the earth और ये इसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा और इसको आपको एक वेलोसिटी देनी है जिससे ये क्या हो जाएगी? अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से पार हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी. हमें पता है ये भी कि जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन फील्ड है वो किस लिमिट तक, रेंज क्या है, कहां तक एग्जिस्ट करता है? बेटा वो रेडियस है, इसके बाद नहीं है, यहाँ पे नहीं है. हम ऑलरेडी अर्थ पर सरफेस पे ही है. इससे जंप लगा दोगे तो क्या तुम अर्थ के बाहर चले जाओगे? कहां तक लगता है? प्रैक्टिकल रेंज इज इनफाइनाइट. क्या बोली जाती है? इनफाइनाइट. क्यों बोली जाती है? आपने ध्यान नहीं दिया होगा जब मैंने बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो जीरो कहां पे लेते हैं? इनफाइनाइट पे. बताया था ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस हो तो हम उसकी एनर्जी को क्या लेते हैं? इनफाइनाइट पर जीरो. उससे पहले तो कुछ ना कुछ एनर्जी है. इसका मतलब जहां पर एनर्जी जीरो हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जहां जीरो हो जाएगी उसके बाद ही तो वो वापस नहीं आ पाएगी. तो हम जो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन में हम जो काम में लेंगे वो क्या लेंगे कि सरफेस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको भेजने के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए. ठीक है, तो हमें इसको कहां तक थ्रो करना है? इनफाइनाइट. और उसके लिए हम एक्सप्रेशन देखने वाले. तो देखिए यहाँ पर लेट्स सपोज अभी कहीं पे ये इनिशियली किसी इंस्टेंट टी टाइम पर पी पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए दे दी गई है आपको स्मॉल आर. ठीक है, ये डिस्टेंस मान ली, आर मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, जो आप मानना चाहो. एक्स जैसे अगर डेरिवेशन में माने एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, एक्स. अब इसको मुझे ये अभी मैंने फेंका था और अभी पी पॉइंट पे पहुंची किसी टाइमिंग पर और फाइनली कहां तक जाने वाली है? ये इनफाइनाइट पे. ये इनफाइनाइट पे. तो जब ये यहां पर जा रही थी, जब हमने फेंका इसको ऊपर, तो क्या इसके ऊपर एक कंटिन्यूएशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ पुल लग रहा है टुवर्ड्स द, जो कोशिश करेगा इसकी स्पीड को डिक्रीज करने की. तो अगर मुझे इसको फिर भी इनफाइनाइट तक ले जाना है तो मुझे इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा. लेट्स सपोज जब हम बात कर रहे हैं कि पी पॉइंट पर अगर एम मास ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ चुका है तो इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, जिससे ये dx डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल कर लिया. ये जो dx डिस्टेंस ट्रैवल किया है, dx डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, वो हमने किसके अगेंस्ट किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट. ठीक है,
तो मुझे बता सकते हैं आप लोग कि इनिशियली जब पॉइंट पी पर है, सो व्हाट शुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force between object and earth? G m small m x square, x ले रखिए। तो इस x डिस्टेंस के बाद हमने इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dx, तो इसके लिए एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ा, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच इट शुड बी? एफ डी एक्स। ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बेसिकली, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स कितने फोर्स के इक्वल होना चाहिए मिनिमम? जितना ये लग रहा है। अगर ये 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ? 100 न्यूटन, जिससे कंटिन्यूएशन के अंदर ऊपर जाता जाए। समझ में आती है ये बात? तो ये जो एफ एक्सटर्नल है वो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इट शुड बी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली इस वजह से बुक्स में लिखा होता है एफ जी या सिंपली एफ डी एक्स। क्लियर? टोटल वर्क डन अगर पूछा जाए, देन टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू, कहां से हम इसको मूव करवा रहे हैं? सरफेस से। तो सरफेस के टाइम x की वैल्यू क्या रहेगी इनिशियली? अगर मैंने ये सभी जो काउंटिंग कर रखी है वो o से कर रखी है, तो जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे लाई कर रहा होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल R। और इसको कहां तक भेजना है? इनफाइनाइट। देन टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू R टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, द टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन विल बी कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा है तो हम क्या मानेंगे? इस पूरी मोशन के अंदर ऐसे स्मॉल dw 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 वर्क डन फाइंड कर लेंगे और उन सबका क्या कर देंगे? एडिशन। उस एडिशन के लिए हमने क्या ले रखा है? इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये लिमिट कहां से कहां तक आएगी? x इज इक्वल टू कैपिटल R टू इनफाइनाइट और f g dx। f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, R टू इनफाइनाइट, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, g m अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है? अगर आप स्मॉल r लेते तो फिर यहाँ पे आपको dr लेना पड़ता ताकि उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बस कुछ नहीं, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक? dw इन R टू इनफाइनाइट f dx, dw को की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसमें f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ पर। क्लियर? f g कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो बाहर ले लो साहब इसको, g m R टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x स्क्वायर dx। हाँ भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 अपॉन एक्स। अब सीख चुके हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया साहब, जी एम -1 अपॉन एक्स लिमिट R टू इनफाइनाइट। इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं पहले, या चलो यहीं रख दूं, क्या रहना दो यार वरना फिर कंफ्यूज हो। जी एम 1 अपॉन एक्स R टू इनफाइनाइट माइनस जी एम 1 अपॉन एक्स पे अपर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। क्या मिल गया? माइनस जी एम इंटू -1 अपॉन R। तो जी एम अपॉन कैपिटल R, दिस इज दैट मच, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क वी हैव टू डू। ये एक्सटर्नल वर्क का मतलब क्या है? दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको ध्यान हो तो जब हमने लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी पढ़ी थी
तो मैंने बताया भी था आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगर वर्क डन होगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है। तो आपने ध्यान दिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आ रही थी वर्क डन, वो नेगेटिव आ रही थी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है वो क्या आता है, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए जो mgh बोलते हैं वो पॉजिटिव बोलते हैं, और वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछते हैं तो वो नेगेटिव होती है, क्योंकि उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटिंग में ले रहे हैं, ठीक है। फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण नीचे, आप h हाइट लेकर के जा रहे हो ऊपर, तो आंसर क्या था, माइनस mgh। क्यों, क्योंकि इसमें आपने कौन से फोर्स को कंसीडर किया, ग्रेविटी फोर्स mg माइनस नीचे की तरफ। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज सर्टेन कॉन्सेप्ट कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन किया जाएगा इट शुड बी नेगेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा उसका आंसर आएगा पॉजिटिव। आ रहा है, ये हमने अगेंस्ट वर्क डन किया है। अच्छा, ये जो वर्क डन किया ये किस वजह से किया है, क्या हमने इसको मोशन दी इसी वजह से वर्क डन, और एक्सटर्नल फोर्स कैसे लग रहा है, हमने इसको थ्रो किया है ना, किसी मशीन के थ्रू थ्रो किया होगा, है ना, हाथों से तो फेंका नहीं हुआ, हाथ से भी फेंकोगे तो भी एक्सटर्नली कहलाएगा। तो जो हम वर्क डन करवा रहे हैं वो किस वजह से हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द मोशन। तो क्या हम बोल देंगे कि द रिक्वायर्ड वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इज इक्वल टू दिस एक्सटर्नल वर्क डन या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, मैंने इसको किस वेलोसिटी से फेंका है, एस्केप वेलोसिटी। ई क्या स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी। क्या हमने एज्यूम कर लिया कि इसको अगर वी दे दें तो ये पार कर जाएगा, और इसलिए हमने ले भी लिया है, पूरा इनफाइनाइट तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एम मास ऑब्जेक्ट की, अगर वी इसकी वेलोसिटी है या स्पीड है तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दो इनको, मैं इक्वेशन दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 2 3 3 4 5, ठीक है। सो बाय 5 वी कैन राइट जी एम एम अपॉन आर। अरे यही ध्यान दो, स्मॉल एम कैंसिल आउट। व्हाट इज द वी स्क्वायर, 2gm upon r. So what will be the VE? Root 2gm upon r. This is the required expression of escape velocity. Equation number 6. कितनों को समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं। ये एक फॉर्मेट में है, हम इसको अब लेकर के आते हैं स्मॉल जी के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि इसको घूर के देखा तो जी से जीएम का कुछ रिलेशन याद आया। क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर में से जीएम अपॉन आर तो यहाँ दिख ही रहा है, ठीक है। तो उसको हटा करके स्मॉल जी इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या लिख दूं कि since we know that, what do we know that, small g is equals to gm upon r square। तो यहां से मैं gm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं डायरेक्टली, जी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 बाय 7 into 6। थोड़ा सा अगर चले आपका दिमाग तो जीएम अपॉन आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी आर। फिर भी अगर किसी का नहीं करता तो कोई बात नहीं, इसलिए नॉर्मल लिखा है मैंने। जीएम की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इधर लिया है सिंपली, कुछ खास नहीं किया है ना। तो कैपिटल जीएम की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वी क्या बन जाएगा, रूट 2 जीएम की जगह जी आर स्क्वायर अपॉन, सो सेकेंड आंसर आ गया रूट 2 जी आर, where g is acceleration due to
ग्रेविटी एट द सरफेस 9.8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 एक और फॉर्मेट में लेकर के आए। कौन से फॉर्मेट में? अर्थ की डेंसिटी के फॉर्मेट में। ठीक है, सो इफ रो इज इक्वल टू यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, देन डेफिनेशन क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होता है? कैपिटल एम। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। मास किसका है? ये अर्थ का, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी ली है। तो यहां से कैपिटल एम की वैल्यू मिल जाएगी क्या हमें? 4/3 पाई आर क्यूब रो। इक्वेशन नंबर 9 से फिर से किसमें सब्स्टिट्यूट कर दे? 6 में, m की जगह। सो बाय 9 into 6, 9 into 6, what do we get? VE is equals to under root 2g 4/3 pi r cube रो अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4 2 जा 8/3 पाई GR square. So this is the escape velocity का another expression. So we are having the 3 different expression. 8/3 pi GR square rho. हाँ भाई, समझ में आ गया?